हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की तैयारी करवा रहे हैं, तो विषय हिंदी में हम देखते हैं कि यूनिट 1 से लेकर 2, 3, 4 तक हमने शुरू से कंप्लीट कर लिया है। और आखिरी से यदि हम देखें तो यूनिट 10 हमारी पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी है। अब आज जो हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं वो है यूनिट 5, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास यूनिट 5 में हिंदी कविता का रीतिकालीन साहित्य यानी हमको रीतिकाल पढ़ना है। इस काल से पिछले परीक्षा में आपके बहुत से प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से प्रश्न आए थे। और प्रश्नों के अलावा हम महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, ठीक है, जैसे केशव की रामचंद्रिका, इससे प्रश्न आया था, बिहारी की सतसई, ठीक है, घनानंद कवित और भूषण ग्रंथावली, इन विशेष रचनाओं को भी हम देखते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला जो हमारा शीर्षक है, क्या है? रीतिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, रीति शब्द की व्याख्या, और रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी है, रीतिकाल के मुक्तक और प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं। तो आज हम एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना दूसरा शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो में आगे की ओर। तो हम पढ़ते हैं आज हम पढ़ते हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल में हम देखते हैं कि जो हमारा समय है रीतिकाल का, हमने आदिकाल का समय देखा, हमने भक्ति काल का समय देखा। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय देखते हैं। तो रीतिकाल का जो हमें समय मिलता है वो हमको मिलता है वो हमको मिलता है 1400 से, न सॉरी, 1700 से, इसको हमें 1700 से हमको मिलता है 1900 संवत, ठीक है। ये हमको मिलता है किसके साथ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। तो ये इसका समय काल हो गया। अब हम इसका जो पृष्ठभूमि है, इसकी हम पृष्ठभूमि यदि देखते हैं, पृष्ठभूमि, तो उसमें हम पहले देखते हैं सामाजिक, ठीक है। तो सामाजिक में क्या पृष्ठभूमि थी कि जो रीतिकाल था वो भोग विलास का युग था, जिसमें क्या था, तत्कालीन सामाजिक जीवन में कायाकल्प बहुत ही परिवर्तनशील थी। जैसे यथा राजा तथा प्रजा, मतलब कि लोग पृष्ठपोषक हो गए थे, यानी कि लोग जो थे वहां उस समय बहुत ही विलासी प्रवृत्ति के हो गए थे। सामाजिक जीवन में नाना प्रकार की विकृतियां व्याप्त हो गई थी। नारी भोग, मद्यपान, धूत कीड़ा के रंग में समाज रंग गया था। नारी को मात्र भोग्या और विलास की वस्तु माने जाने लगा था। ऊंच नीच का भेदभाव, बाल विवाह, बहु विवाह, तमाम प्रकार की जो रूढ़ियां, अंधविश्वास और व्यक्तिगत स्वार्थ के स्वार्थ से व्यक्तिगत स्वार्थ, उससे समाज जो था वो आक्रांत हो गया था। किसानों और मजदूरों का शोषण और अत्याचार तथा हिंदू मुस्लिमों के बीच असहयोग की भावनाएं बढ़ गई थी। कुल मिलाकर जो है रीतिकाल में समाज का नैतिक पतन हो रहा था। तो ठीक है, हम ये देखते हैं इसकी सामाजिक परिस्थिति। और हम यहाँ पर केवल आपको अभी यहाँ हम भूमिका और प्रस्तावना दे रहे हैं। पीडीएफ में आपको जो अभी यहाँ बतलाया जा रहा है वो आपको सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा, क्योंकि रीतिकाल के जो स्टार्टिंग के जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बतलाने की नहीं है। बस आपको एक बार प्रस्तावना समझा दे रहे हैं और आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। और चूंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए आपको एक बार समझाना जरूरी है। साहित्यिक परिस्थितियों में हम देखते हैं, तो साहित्यिक परिस्थितियों में हम क्या देखते हैं कि जो साहित्यिक दृष्टि से जो रीतिकाल है वो क्या था, श्रृंगारिकता। उसमें इस काल में श्रृंगारिकता और क्या थी, चमत्कार प्रदर्शन, उक्ति वैचित्र्य एवं अलंकरण का काल था। किसका काल था? श्रृंगारिता और अलंकरण इसमें सबसे ज्यादा विशेष था। आगे देखते हैं, इस काल में श्रृंगार के साथ साथ वीर, भक्ति, नीति और आश्रयदाता की प्रशस्ति संबंधी रचनाएं भी बहुत सी हैं। कवियों में आचार्यत्व के रूप में प्रतिष्ठा पाने की भावना बलवती होती गई थी, मतलब होड़ लगी हुई थी कि मतलब हर हर जो उस समय के कवि थे उनमें आचार्यत्व यानी कि आचार्य का उनमें प्रवृत्ति निहित हो, ऐसे गुण पाने के लिए या ऐसे गुण से गुणों को लोगों को प्रभावित करने के लिए सब में होड़ लगी हुई थी कि हम हमें आचार्य या आचार्यत्व की
जो उपाधि है वो प्राप्त हो जाए। आगे रीतिकालीन कवि राज दरबार से पूरी तरह आबद्ध थे, ठीक है। सब रीतिकालीन जो कवि थी वो किसी न किसी राजाश्रित कवि के राजाश्रित कवि थे सब के सब। और इनकी कविता प्रायः जनजीवन से दूर राजाश्रय में परित पोषित हुई, जिसमें मैक्सिमम जो रचनाएं थी, सबसे अधिकांश अगर हम देखें तो ये वही थी कि जो राज दरबार में पालित पोषित थी। इस काल के कवियों ने ब्रज का सब प्रयोग और अपने काव्य में भारतीय फारसी शैली का समन्वय किया। रीतिकालीन कविता रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त इन तीन धाराओं में प्रवाहित हुई। हम देखते हैं जो रीतिबद्ध देखते हैं हम, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो हम आज ये तीन चीजें पढ़ते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इनको किसने, इनका विभाजन किसने किया और फिर किसने मतभेद किया, यहाँ हम जब आगे देखेंगे तो थोड़े हमको चेंजेस भी मिलेंगे। कई विद्वान कई कवियों को रीतिबद्ध में मानते हैं, कई लोग रीति सिद्ध में मानते हैं। सबका अपना अपना मंतव्य है, मत है। रीतिकालीन साहित्य मादक साहित्य था जो विलासिता से पूर्णतः ओतप्रोत था। अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में ऐसा कौन सा काल का साहित्य है जो विलासिता से पूर्णतः ओतप्रोत है, तो आपको बताना पड़ेगा वो है आपका रीतिका, ठीक है। रीतिकाल में हमें ये सब मिलता है। आगे हम देखते हैं कि सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या थी, ठीक है। तो सांस्कृतिक परिस्थितियों में हम देखते हैं कि रीतिकाल में सांस्कृतिक अवस्था में औरंगजेब की कट्टरता के कारण पतन के कगार पर पहुंच गई। हिंदू और मुस्लिम के बीच में जबरदस्त जो एक डिस्टेंस था, एक खाई थी, वो बढ़ गई। रीतिकाल में क्या है, धार्मिक अधपतन का काल था, जहां अंधविश्वास, रूढ़ियां, बाह्य आडंबर ने धर्म का स्थान ले लिया था, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि मठ और मंदिर में नृत्य और विलास का केंद्र बन गए थे। ये सब महंतों और पुजारियों के हृदय में भी वासना घर कर गई थी। राधा कृष्ण और राम सीता जैसे आदर्श पात्रों को विलास और काम क्रीड़ा से जोड़कर देखा जाने लगा था। समाज में श्रृंगार प्रधान उपासना का बोलबाला बढ़ गया था। आदर्श की मूर्ति जो क्या थी, सीता माता जिनको हम बोलते हैं, वो क्या हो गई थी, वो विलास प्रिय रमणी थी। तो शील, शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक जो राम थे, उनको छैल छबीले बाके नायक के रूप में छैल छबीले नायक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया था। वस्तुतः रीति काल सांस्कृतिक दृष्टि से भक्ति के पराभव का काल था, यानी कि भक्ति भी इस समय क्या थी, पतन की ओर चल रही थी। अब हम देखते हैं राजनीतिक काल। तो राजनीतिक काल में हम देखते हैं कि रीति काल का समय मुगल सम्राट शाहजहां से लेकर, ये आपको पूछा जा सकता है, शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक का शासन काल था। अगर हम किस में देखते हैं, मुगलों में देखते हैं, ठीक है। शाहजहां से क्या था, औरंगजेब तक का शासन काल था। शाहजहां के वक्त मुगल साम्राज्य सुख, शांति, वैभव और कला संस्कृति का चरम उन्नति का काल था। लेकिन संवत 1715 के आसपास औरंगजेब द्वारा अपने भाइयों के रक्त रंजित सिंहासन पर सत्तारूढ़ होते ही सर्वत्र अशांति, संघर्ष, अन्याय और अत्याचार का बोलबाला हो गया। औरंगजेब की कट्टरता, निकृष्ट कोटि की प्रतिक्रियावादी धार्मिक नीति के कारण हिंदू जनता क्षुब्ध हो गई। राजपूत अलग हो गए। दक्षिण में शिवाजी और छत्रसाल नरेशों ने औरंगजेब की राज्य व्यवस्था की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीति व्यवस्था और भी चरमरा गई। उसके अयोग्य और निकम्मे विलासी उत्तराधिकारी और सामंत सुरा सुंदरी के भोग में लिप्त हो गए। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की रीढ़ को तोड़कर रख दी। तो अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को परास्त कर मुगल साम्राज्य का सितारा सदा के लिए अस्त कर दिया। तो ये थी राजनीतिक पृष्ठभूमि रीतिकाल की। मतलब यहाँ हम देखते हैं शाहजहां से लेकर अंग्रेजों तक की लड़ाई यहाँ हम देखते हैं। अब यहाँ जो आपके सिलेबस में पूछा गया है, जो रीति की व्याख्या पूछी गई है, जो रीति शब्द है उसकी जो व्याख्या पूछी गई है, वो हम यहाँ पर देखते हैं कि रीति का आशय क्या होता है और अन्य अन्य विद्वानों ने रीति का आशय किन किन चीजों से लिया है, वो क्या मानते हैं। तो पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि जो रीति है ना,
रीति का, ये रीति काल का नामकरण और उसके प्रस्तोता कौन कौन है, वहाँ यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रीति काल को, यहाँ पर देखते हैं, रीति काल को अंधकार काल भी कहा गया, ठीक है। और इसको क्या कहा गया, इसको कला काल भी कहा गया, कला काल भी कहा गया। और इसको क्या कहा, इसको रीति काल कहा। ये जैसे आदिकाल फेमस है वैसे रीति काल फेमस है, इसका नाम किसने दिया हमको पढ़ना पड़ेगा अभी। फिर इसको क्या किया, अलंकृत काल भी नाम दिया गया, अलंकृत काल। और इसको एक नाम दिया गया श्रृंगार काल, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अंधकार काल नाम किसने दिया, तो अंधकार नाम दिया त्रिलोचन ने। किसने दिया, त्रिलोचन ने। और हम देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा जो हमारा कला काल नाम है, वो कला काल नाम किसने दिया हमें, कला काल नाम हमें दिया डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, भागीरथी मिश्र ने और रामकुमार वर्मा ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिया कला काल नाम। फिर हम रीति काल नाम देखते हैं। तो रीति काल नाम हमको किसने दिया, तो रीति काल नाम हमको दिया डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीति काल नाम किसने दिया, रीति काल नाम दिया हमको यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। ग्रियर्सन ने हमको दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वहां पर आदिकाल में जब हम देखते हैं तो किसका नाम आता है मुख पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यहाँ पर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अलंकृत काल किसने नाम दिया, अलंकृत काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। जब हम इनका पढ़ते हैं, क्या काल विभाजन पढ़ते हैं, तब वहाँ हम देख लेते हैं। और श्रृंगार काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने, विश्व, ये आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ नहीं तो एमपी टेट में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। इसलिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये हमने नाम देख लिया कि किसने क्या क्या नाम दिए, इसके नामकरण और उसके प्रस्तोता कौन कौन है। अब हम यहाँ पर देखेंगे आगे कि रीति की व्याख्या पूछी गई है आपके सिलेबस में। तो रीति से आप क्या समझते हैं या विद्वानों ने इसका क्या अभिप्राय दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कई महत्वपूर्ण आलोचकों और विद्वानों ने रीति का जो अर्थ बतलाया है वो कहा है अनुकरण जो करते हैं उनकी प्रवृत्ति से। रीति मतलब अनुकरण करने की प्रवृत्ति, अनुकरण करने की प्रवृत्ति क्या है, रीति है। इसलिए क्योंकि जब हम देखते हैं रीतिकाल, तो रीतिकाल में और बहुत सारे हमें क्षेत्र नहीं दिखते हैं, जैसे भक्ति नीति मिलते हैं हमें कुछ दोहे, लेकिन बहुत नहीं मिलते। अधिक हमें किसको मिलते हैं, श्रृंगारिकता के ही मिलते हैं। उनमें होड़ लगी हुई थी अपने अपने सारे कवियों में आचार्यत्व की। तो सब एक ही चीज की रीति यानी एक ही परंपरा का अनुसरण करने में लगे हुए थे। आगे हम देखते हैं कि जो अन्य रीति के अन्य जो विद्वान, रीति काल के अन्य विद्वान थे, उन्होंने रीति के बारे में क्या क्या दिया है कि रीति सुभाषा कवित्व को वर्णत बुद्ध अनुसार, ठीक है। ये चिंतामणि हो गए यहाँ पर। एक मिनट। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं आचार्य शुक्ल जी के, देखते हैं उन्होंने क्या अनुकरण करने की प्रवृत्ति बताई रीति की। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फेमस फेमस लाइन है जो पूछी जाती हैं इनकी, वो है वर्णन मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई, निपुण कर्म कवि को जू तिहि काव्य कहत सब कोई। ये सुरति मिश्र ने रीति के लिए ये
पंक्तियां लिखी हैं, और बहुत सारी पंक्तियां, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो जैसे केशवदास की, चिंतामणि की, भूषण की, मतीराम की, ये जो सब है ये रीति के बारे में इन्होंने बतलाया है। तो इनकी हम आपको पीडीएफ में हमें इनके स्टेटमेंट्स लिख के दे देंगे कि इन्होंने रीति मेन क्या है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो वो हम उनका देख लेते हैं। अब ये है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है और उनके प्रस्तुत। अभी तो हमने रीतिकाल ऊपर देखा था, रीतिकाल के नामकरण के। अब हम देखते हैं कि रीतिकाल के जो प्रवर्तक है और उनके प्रस्तोता कौन कौन है। तो जो नगेंद्र जो हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, वो किसको मानते हैं? वो मानते हैं केशवदास को, जिसको हम भक्ति काल में पढ़ चुके हैं। केशवदास को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनको केशवदास को भक्ति काल के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत मानते हैं? भक्ति काल के अंतर्गत। और जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। अब ये आपको दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर आपके पास आपको आता है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है और इन दोनों में से किसी एक का ही नाम लिखा रहेगा, और अगर स्पेसिफिक पूछ रहा हो तो ये पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है, तो आप चिंतामणि लगाएंगे। और पूछा जाएगा कि आचार्य डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कौन है, तो आपको केशवदास लगाना पड़ेगा। ठीक है। और कालक्रम की अगर हम दृष्टि से देखते हैं तो जो कृपाराम है, ठीक है, जिनकी क्या थी, हित तरंगणी, तो कालक्रम की दृष्टि से केशवदास को रचनाकार, कालक्रम की दृष्टि से जो थे वो कृपाराम है, और रचनाकार के व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से देखते हैं तो केशवदास है। और चिंतामणि को हम रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से देखते हैं, यानी कि फिर जब चिंतामणि से ये जब क्या था कि केशवदास के बाद ये परंपरा कुछ दिन के लिए रुक गई थी। ठीक है, केशवदास के बाद ये परंपरा रुक गई, लेकिन जब से फिर चिंतामणि का काल शुरू हुआ तब से ये परंपरा कंटिन्यू चलती रही, इसलिए कई लोग चिंतामणि को ही मानते हैं। अब हम देखते हैं कि जो रीतिकाल था उसके उदय की पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे हुआ, वो हमने आपको बता दिया कि मुगल सत्ता की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। ठीक है, सामंतवादियों की स्थिति का भी यही हाल था। इस युग में फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा था। रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय है, और इस समय मुक्ति की भावना दो रूप में हिंदी कविता में पैदा हुई, रीति मुक्त और रीति से इतर। ठीक है, नीति काव्य, भक्ति काव्य में हमको उसमें दिखता है। अब जो आपसे पूछा गया है प्रवृत्ति, रीति काव्य की प्रवृत्ति, तो रीति काव्य की प्रवृत्तियों को हम रीति काल की विशेषता भी कह सकते हैं, रीति काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। ठीक है, या प्रवृत्तियां दोनों हम कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रवृत्तियों में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार्यत्व का मिश्रण, काव्य में आचार्यत्व का मिश्रण, यानी कि शास्त्र और रचना में समानांतर ही अलग अलग रहा, लेकिन रीतिकाल में शास्त्रीयता और रचनात्मकता का यह समानांतर खत्म हो गया। केशव व चिंतामणि, भिखारीदास और पद्माकर जैसे रचनाकारों की मूल चिंता संस्कृत काव्य शास्त्र के नियम के आधार पर रचना करना और उस शास्त्र को लोक भाषा में रूपांतरित करना, इसलिए इन कवियों को आचार्य कवि भी कहा गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हम देखें तो हमें दिखता है श्रृंगार का चयन। ठीक है, क्या श्रृंगार का चयन, और क्या दिखता है हमको? अलंकारिकता के प्रति अत्यधिक सजगता। अलंकारिकता मतलब कि कवियों ने अलंकार को कविता की शोभा कारक धर्म के रूप में नहीं, बल्कि उसमें चमत्कार और चकाचौंध उत्पन्न करने के लिए लगाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि अलंकारिकता के प्रति अत्यधिक मतलब अति से अधिक, अत्यधिक सजगता। ठीक है, और हम क्या देखते हैं यहाँ पर? और हम देखते हैं यहाँ पर प्रकृति चित्रण भी हमें कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, प्रकृति चित्रण ही मिले, कि सबसे ज्यादा हमें क्या मिलता है? आचार्यत्व और श्रृंगारिकता। ठीक है, और वीरता और राज प्रशस्ति, नीति, प्रेमानुभूति, ये सब हमें मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें मिलता है आचार्यत्व और श्रृंगारिकता। ठीक है, और ठीक है,
अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो इसमें विवाद है, किसमें विवाद है, ये जो रीतिबद्ध रीति सिद्ध वाले में ना, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आचार्य विश्वनाथ मिश्र जो जिन्होंने क्या बोला है, अलंकृत काल बोला है। अलंकृत काल नहीं, अलंकृत काल, जिन्होंने श्रृंगार काल बोला है इसको, तो उन्होंने क्या बोला कि लक्षण लिखने वाले कवि आचार्यों को रीतिबद्ध और लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले कवियों को रीति सिद्ध कहा है। लक्षण ग्रंथ मतलब जो सॉरी, लक्षण ग्रंथ मतलब जिन कवियों ने पूरे नियमों सहित नायिका को आधार मानकर पूरे लक्षण ग्रंथ लिखे कि कैसे कैसे लक्षण होने चाहिए, वो हो गए थे। जिन्होंने मूल ग्रंथों की रचना की वो हो गए थे आचार्य की श्रेणी में आ गए थे। और जो इन आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे उनको आधार मानकर उसी परिपाटी पर जो कवियों ने रचनाएं की उनको कहते हैं लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले कवि। तो वो उनको क्या कहा गया, रीति सिद्ध कहा गया। सॉरी, वो हो गए लक्ष्य ग्रंथ की परिपाटी पे चलने, लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले कौन हो गए, लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले हो गए, लिखने वाले सिद्ध हो गए, रीति सिद्ध हो गए। ठीक है, क्या हो गए, रीति सिद्ध हो गए। ये बोला किसने, विश्वनाथ मिश्र ने कहा। अब नगेंद्र जी कहते हैं कि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को रीति, ये एक बार आपके एनटीए या यूजीसी जब लेता था तब शायद यूजीसी ही लेता था या सीबीएसई, पता नहीं कौन लेता था, पर नेट के पता नहीं कौन कुछ एजेंसी ने लिया था, लेकिन नेट के में एक बार आपका ये प्रश्न आया था कि किस विद्वान ने आचार्य कवि और आचार्य कवि और ऐसे करके जो नगेंद्र ने था ना कि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को रीतिकार या आचार्य कवि कहा। उनकी दृष्टि में रीतिबद्ध कवि वो हैं जो रीति ग्रंथों यानी लक्षण ग्रंथ की रचना ना करके काव्य सिद्धांत लक्षणों के अनुरूप काव्य रचना। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने जिन कवियों को रीति सिद्ध माना, डॉक्टर नगेंद्र ने उन्हें रीतिबद्ध कवि माना है। ठीक है, और रीतिकाल के अध्ययन में सामान्यतः आचार्य विश्वनाथ मिश्र के विभाजन का ही अनुसरण किया जाता है। नगेंद्र ने बोला था, एक ही बार ये प्रश्न आया था कि कवियों को रीतिकार या आचार्य कवि, हाँ आचार्य कवि किसने कहा था, तो ये नगेंद्र ने कहा था। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, ये प्रश्न पूछा गया था एक बार, लेकिन हमको अनुसरण इन्हीं का करना है जो हमको विश्वनाथ मिश्र ने दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ। रीति काल में और एक चीज क्या हुए, तीन प्रकार के आचार्य हुए। क्या हुए, तीन प्रकार के आचार्य हुए। कौन कौन से, उद्भाव, ये भी आपको नेट पे पूछा गया था, उद्भावक और व्याख्याता, ख्याता और कवि शिक्षक, कवि शिक्षक। ठीक है, कवि शिक्षक। ठीक है, उद्भावक आचार्यों में ऐसे आचार्य जो किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार करते हैं। ठीक है, दूसरे में कौन से आचार्य हैं, उद्भावक मतलब जो मौलिक ग्रंथ का या मौलिक सिद्धांत का आविष्कार करते हैं या काव्य का संप्रदाय का प्रवर्तन करते हैं। दूसरी श्रेणी यानी ये वाली श्रेणी व्याख्याता की श्रेणी में काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की है। और जो तीसरी श्रेणी है कवि शिक्षकों की, ठीक है, तीसरी श्रेणी कवि शिक्षकों की, तो कवि मूलतः कवि शिक्षक एवं व्याख्याता आचार्य की ही श्रेणी में आता है। रीतिकाल के अधिकांश आचार्य कवि मूलतः कवि शिक्षक और व्याख्याता मतलब इन दोनों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है,
सिलेबस के हिसाब से हमारा रीतिकाल सामाजिक पृष्ठभूमि, रीति शब्द की व्याख्या, रीतिकाल की प्रवृत्तियां, रीतिकाल का मुक्तक और प्रबंध काव्य देखना। ठीक है, तो हम रीतिकाल का मुक्तक और प्रबंध काव्य देखते हैं। जो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है उसमें देखते हैं हम। तो मुक्तक काव्य इसमें करीब करीब आपके 71 71 मुक्तक काव्य है। ठीक है, नहीं, 71 मुक्तक काव्य है इसमें आपके। और जो प्रबंध है, ठीक है, प्रबंध कितने हैं? प्रबंध हैं आपके 17 और जो नाटक है वो है 6। ठीक है, तो अभी मैं मौखिक रूप से आपको ये बता देती हूँ और ये आपको मिलेगा पीडीएफ में, तो आप देख लीजिएगा। तो जो मुक्तक काव्य है हमारा, मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य हम देखते हैं। ये हमको कितने हैं? आचार्य आचार्य नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में 71 हमको मुक्तक काव्य दिए हुए हैं। और तो इसमें जो पहले रचनाकार है वो आते हैं चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि और मतीराम और भूषण और बिहारी। ठीक है, और गोविंद सिंह तोष। ठीक है, तोष, रसनिधि, इनकी रचनाएं हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो है आलम, वृंद, करण कवि, कालिदास त्रिवेदी, लाल कवि। ठीक है, देव। ठीक है, जो देव तो कितने प्रमुख हैं, देव आते हैं इसमें। और हम देखते हैं घनानंद। ठीक है, घनानंद भी इसी में आते हैं। घनानंद की रचनाएं, सुजान हित प्रबंध। ठीक है, रसलीन आते हैं इसमें। और हम इसमें भिखारी दास को देखते हैं, भिखारी दास को देखते हैं इसमें हम। और बोधा को देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, 71 कवि हैं। पजनेस, पद्माकर, जसवंत सिंह। ठीक है, बेनी प्रवीण, राम सहाय और गुमान मिश्र, दूलह। ठीक है, और आपके अमीर दास, ग्वाल कवि, द्विजदेव। ठीक है, इन्हीं में से हम देखेंगे इनको हम। अभी हमने इनको मुक्तक काव्य में पढ़ा है ना। अब इन्हीं को हम देखेंगे रीतिबद्ध में, रीति सिद्ध में और रीति मुक्त में। इन कवियों को हम, जितने कवियों का अभी हमने नाम लिया है, और कुछ कवि हैं जिनके और रचनाएं भी हम पढ़ते प्रबंध में भी, इन इन दो चीजों को हमको कॉलम में पढ़ना पड़ेगा, टेबल में पढ़ना पड़ेगा। एक तो पढ़ना पड़ेगा मुक्तक काव्य कौन कौन से हैं, और प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं, और नाटक कौन कौन से हैं। एक हमको ये टेबल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक हमको टेबल में ये पढ़ना पड़ेगा कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, रीति सिद्ध कवि कौन कौन से हैं, और रीति मुक्त। रीति सिद्ध तो आप समझ ही जाएंगे, रीति सिद्ध में ज्यादा कवि नहीं है। लेकिन रीतिबद्ध और रीति मुक्त ये आपसे पूछ सकता है प्रश्न में, पेपर में, टेट के भी पेपर में पूछ सकता है और एमपीपीएससी के भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन से रचनाकार कवि है जो रीतिबद्ध के हैं। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमको टेबल में पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम प्रबंध काव्य अगर देखें, ठीक है, हम प्रबंध काव्य यदि देखते हैं तो प्रबंध काव्य में हमको कितनी रचनाएं यहाँ दिख रही हैं डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में। तो यहाँ हमको दिख रही हैं 17। जस्ट अपोजिट, वहां हमको कितनी दिख रही थी? 71। यहाँ हमको कितनी दिख रही है? 17। जस्ट उल्टा हमको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं? चिंतामणि को देखते हैं। ठीक है, चिंतामणि, उनकी रामायण, रामाश्वमेध, कृष्ण चरित्र। गोविंद सिंह की हम देखते हैं, गोविंद सिंह की हम देखते हैं चंडी चरित्र। ठीक है, मंडन की हम देखते हैं द्रोण, जानकी जू का ब्याह। कुलपति मिश्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुलपति, इनकी रचनाएं पूछी जाती है कुलपति मिश्र की। इनकी रचना है जिसका नाम है द्रोण पर्व, जिसका अन्य नाम संग्राम सार भी है। लाल कवि छत्रसाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि हम एमपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो हमको यही पता होना चाहिए कि ये प्रबंध है कि मुक्तक है, प्लस हमें ये पता होनी चाहिए कि ये रचना किसने लिखी है और किसके ऊपर है। ठीक है, तो ये लाल कवि की छत्र प्रकाश। ठीक है, और हमको इसमें जो और है, सूदन की सुजान चरित्र। ठीक है, ग्वाल कवि की हमीरहट, पद्माकर की हिम्मत बहादुर वली, विरदोवली। ठीक है, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है प्रबंध। तो चूंकि प्रबंध कम है तो हम पहले प्रबंध ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा कवि नहीं है, कम कवि है, तो हम इसको ज्यादा पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं नाटक को देखेंगे। यदि हम नाटक में हम देखते हैं कि हमको दिखते हैं जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह की हमको दिखती है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक।
नेवाज का हमको दिखता है शकुंतला नाटक, बहुत बार पूछा जाता है, शकुंतला, शकुंतला नाटक, ठीक है। और देव का देव माया प्रपंच, ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उनके नाम से भी है, ठीक है, लेकिन है इनका नाम। ब्रजवासी दास का प्रबोध चंद्रोदय नाटक, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जसवंत सिंह का, नेवाज का, सोमनाथ का माधव विनोद नाटक। 6 ही है, ज्यादा नहीं है। तो नाटक कितने हैं हमारे यहाँ पर? नाटक हमारे 6 हैं, तो इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हमारा क्या बचा सिलेबस के अकॉर्डिंग? सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर पूरा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हमको आगे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आगे हमने अभी बताया आपको कि हम टेबल में पढ़ेंगे। तो टेबल में हम कैसे पढ़ेंगे कि पहले तो अभी मैं आपको एक टेबल में बताऊंगी मुक्त मुक्त और प्रबंध काव्य के बारे में, ठीक है। एक डिटेल दे दूंगी और उसमें आपको जो क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। अब हम जब दूसरी टेबल शुरू करेंगे तो हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे रीति काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन कौन से हैं, ठीक है। वही कवि प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियों में भी ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को, बहुत इंपॉर्टेंट ये है इनके बारे में। तो पहले हम रीति काव्य धारा, इनके केवल कवियों के नाम पढ़ेंगे और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। भूषण भी हैं, तो हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो दो 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 टेबल तो हमारी अभी बनेंगी। फिर यहाँ फिर हमारी फिर कोई टेबल नहीं बनेगी, फिर यहाँ से हम डायरेक्ट अपनी रचनाएं हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ठीक है, आज बिना पीडीएफ के आपको पढ़ाया है फर्स्ट टाइम। तो मैं देखना चाह रही थी कि कैसा होता है बिना पीडीएफ के पढ़ाना। पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जाएगी। और अगर आपको सिलेबस कलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम जा रही है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपके फ्रेंड्स हो, तो आप मेरा क्लासेस में काफ़ी एजुकेटर है जिन्होंने नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्रैक किया हुआ है। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ से एप्लीकेशन पर जाइए या फिर आप कांटेक्ट कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको पूरी इंक्वायरी मिल जाएगी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आपको स्टडी मटेरियल भी बहुत ईजिली वे में उपलब्ध हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए मेरा क्लासेस ऐप पर, जुड़े रहिए हमसे, और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 जून के एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो थैंक यू सो मच।